हमारे यहाँ करप्शन के हवाले से बहुत सारी गलत फहमियाँ मौजूद हैं। मेरी नज़र में करप्शन बुनियादी तौर पे सरकारी ऑफिस का इस तरह से इस्तेमाल के उसके नतीजे में आप ज़ाती तौर पे फ़ायदा उठाएं, इसको करप्शन कहते हैं। मसलन एक ऑफ़िसर है, वो अपने दफ्तर का या अपने सरकारी इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़ात के लिए या अपनी फैमिली के लिए या अपने दोस्तों के लिए वो फ़ायदा उठाता है, और तो इस चीज़ को हम करप्शन कहते हैं। बहुत सारी और गलतियां सरकारी महकमों में होती हैं जो ज़रूरी नहीं है कि उनकी वजह करप्शन हो। तो मिसाल के तौर पे नाअहली भी हो सकती है कि एक अफसर ने गलत फ़ैसला किया अपनी नाअहली की वजह से, अपनी इनकॉम्पिटेंस की वजह से, या कोई और इनएफिशिएंसीज थी और उसके नतीजे में नुकसान हो गया, तो हम उसको करप्शन नहीं कहेंगे। उसको आप इनएफिशिएंसी कह सकते हैं, आप उसको सिस्टम की ख़राबी कह सकते हैं, आप उसको उस अफसर की इनकॉम्पिटेंस कह सकते हैं। लेकिन करप्शन तब होगी जब वो अपने सरकारी इख्तियारात का इस्तेमाल इस तरह से करेगा कि वो ज़ाती तौर पे या अपनी फैमिली के लिए फ़ायदा उठाएगा। किसी भी मुआशरे में करप्शन की कई वजूहात होती हैं। उनका ताल्लुक़ उस मुल्क की सकाफ़त से भी होता है और उस मुल्क में मौजूद इदारा जाती निज़ाम से भी होता है, गवर्नेंस के सिस्टम से भी होता है। तो जब हम इसमें कल्चर की बात करते हैं तो वो हम समाजी रवैयों की बात करते हैं कि क्या समाज में लोग करप्शन को बुरा समझते हैं, समाज की नज़र में क्या चीज़ करप्शन है और क्या चीज़ करप्शन नहीं है। दूसरी तरफ जब हम अपने हुकूमती निज़ाम पर नज़र दौड़ाते हैं तो हमारा निज़ाम कुछ इस तरह से बना हुआ है कि जहाँ पे ऑनेस्ट ऑफिसर को काम करने में मुश्किल दरपेश होती है। तो मिसाल के तौर पे एक ऑनेस्ट ऑफिसर को जब आप ज़िले में डिप्टी कमिश्नर लगाते हैं तो सबसे पहले रुकावट इसको अपने काम के हवाले से ये होगी कि उसके पास पूरे वसाइल नहीं होंगे, चूँकि उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट ने या हुकूमत ने पूरे वसाइल मुहैया नहीं किए होंगे। यही सूरत हाल किसी भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की है कि उसके पास गाड़ियाँ पूरी नहीं हैं, उसके पास इन्वेस्टिगेशंस के लिए पैसे नहीं हैं। तो जब ये सूरत हाल होती है और ऊपर से एक्सपेक्टेशन ये होती है कि आप डिलीवर करें, तो एक तरफ आपके पास पूरे वसाइल नहीं है, ऊपर से आपका सीनियर अफसर ये कह रहा है कि आपने इस मुलजिम को लाजमी पकड़ना है, तो आप क्या करेंगे? इस सूरत में एक्सटॉर्शन होती है कि जहाँ पे आपको मौका मिलता है आप लोगों से पैसे लेते हैं, कुछ अपनी जेब में डालते हैं और कुछ उन सरकारी कामों पे खर्च करते हैं। फिर निज़ाम इस तरह से बनाया गया है कि अगर आप एक मद से दूसरी मद में पैसे ट्रांसफ़र करना चाहें तो उसकी मंजूरी जो है वो लोकल सतह पे नहीं होती, सेंट्रलाइजेशन है। तो वो फाइल जाती है, वो फाइनेंस में जाती है, वो रीअप्रोप्रिएशंस करते हैं, वो एक बहुत लंबा प्रोसीजर होता है। तो आम तौर पे होता क्या है कि अच्छे ऑफिसर्स भी जो दयानतदार हैं अदरवाइज़, वो मकामी तौर पे ही वो जेली बिल बनवाते हैं ताकि उस मद से पैसे निकाल सकें जिस मद में ज़्यादा पड़े हुए हैं, और जहाँ पे कम है उधर खर्च कर सकें। तो ऐसी सूरत में ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी जेब में डाल रहे हों, लेकिन वो अपने दफ्तर का निज़ाम चलाने के लिए पैसे एक मद से दूसरी मद में डाल रहे होते हैं और वो जेली बिल बना के कर रहे होते हैं। तो ज़ाहिर है ये हमारा निज़ाम है। जब तक हम इस निज़ाम को ठीक नहीं करते, उसमें एक साइड पे फाइनेंस है कि जिसको चाहिए कि वो ज़रूरत के मुताबिक नीड बेस्ड बजटिंग करे, और दूसरी तरफ हमारा ऑडिट का निज़ाम है जो बहुत करप्ट है, जहाँ पे बहुत करप्शन है, क्योंकि वो कोई बिल पास नहीं करते जब तक उसमें 2-3 या 4-5% वो अपना हिस्सा वसूल ना करें। यहाँ पे एक चीज़ ये भी मद्देनज़र रखनी चाहिए कि करप्शन की दो तरह की किस्में हैं। एक वो है जो नीड बेस्ड है और एक जिसको आप कहते हैं ग्रीड बेस्ड है। नीड बेस्ड वो है कि जब तनख्वाहें कम हैं, एक सरकारी मुलाजिम काम कर रहा है दफ्तर में 9 से 5 बजे तक, वो कोई और काम करने के काबिल नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप 9 से 5 बजे तक काम करते हैं तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप कुछ और काम कर सकें। आपकी इनकम महदूद है और आप पे प्रेशर्स हैं, आपके बच्चों का प्रेशर है जिनकी आपने फ़ीस देनी है, आपके वालिदैन बीमार हैं जिनके सरकारी हस्पतालों में तो जो इलाज के हालात हैं हमें पता है, तो हो सकता है उसको प्राइवेट हस्पताल में उनकी ट्रीटमेंट करवानी हो, तो उस पर प्रेशर है, वो ख़र्चे उसने पूरे करने हैं। तो उस सूरत में वो नीड बेस्ड कि घर में बच्चा बीमार है तो वो पुलिस कांस्टेबल हो सकता है पैसे लेने पे मजबूर हो जाए, अदरवाइज़ वो नहीं लेना चाहता था, लेकिन इस तरह से वो इसमें आ गया, और जब पहला कदम उसने ले लिया, जब एक दफ़ा ले ली तो फिर उसकी ये आहिस्ता आहिस्ता आदत बननी शुरू हो जाती है। ये नीड बेस्ड है। एक है वो ग्रीड बेस्ड कि लोगों के पास बहुत पैसा आ जाता है लेकिन फिर उनकी ग्रीड जो है, उनका लालच जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता। वो एक घर बना लिया, अब दूसरा बनाना है अपने बहन भाइयों के लिए, तो वो इस तरह से, और चूँकि इसमें कल्चरल कंसिड्रेशंस भी आ जाती हैं, तो इस तरह से वो उसमें धंसता चला जाता है।
ہمارا نظام ایسے ہے کہ نہ ہم اپنے سرکاری ملازموں کی جینون نیڈز پوری کر سکتے ہیں، چونکہ اب بچوں کی فیسیں ظاہر انہوں نے دینی ہیں، ہمارے سرکاری اسکولوں کے تو حالات بہت خراب ہیں، اسی طرح سے ہمارے سرکاری ہسپتالوں کے حالات بھی بہت خراب ہیں، تو بھلے سرکاری ملازمین اپنے ہیلتھ ٹریٹمنٹ کے لیے انٹائٹلڈ ہیں، لیکن ان کو پتہ ہے کہ ان کو سرکاری ہسپتالوں میں اچھا علاج نہیں ملے گا۔ تو ضرورت ثمر کی ہے کہ ان سسٹیمک ایشوز کو ایڈریس کیا جائے تاکہ سرکاری افسران کے لیے کرپشن کرنا مجبوری نہ بنے، اور جو گریڈ کی وجہ سے کرتے ہیں ان کے لیے اکاؤنٹیبلٹی کا ایک مؤثر نظام ہونا چاہیے تاکہ ان کو بر وقت پکڑا جا سکے اور ان کو سزائیں دلوائی جا سکیں، تاکہ باقی لوگ جو اس طرح کی پریکٹسز میں ملوث ہیں ان کو سزا مل سکے اور سب کے لیے ایک ڈیٹیرنس کا کام کرے۔ کرپشن کا سب سے زیادہ نقصان عام آدمی کو ہوتا ہے، چونکہ اس کو انصاف کے حصول میں اس کو بنیادی سروسز حاصل کرنے کے لیے پیسے ادا کرنے پڑتے ہیں، اور اس طرح سے اس کی کاسٹ آف لیونگ بڑھتی ہے۔ آپ کو بجلی کے میٹر کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں، آپ کو کسی سرکاری ہسپتال میں دوائی حاصل کرنے کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں، آپ کو پولیس کے پاس جا کے اپنی جائز شکایت کے ازالے کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں، اپنی FIR درج کرانے کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں، اپنی صفائی کے حوالے سے یا اور جو پبلک سروسز ہیں ان کے حاصل کرنے کے لیے پیسے دینے پڑتے ہیں۔ تو غریب آدمی اس کا سب سے بڑا وکٹم ہے۔ تو یہ ایک طرح سے بہت بڑا ایشو ہے سوشل جسٹس۔ کرپشن ہماری اکانومی پہ بھی بری طرح سے اثر انداز ہوتی ہے، اس سے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ جاتی ہے۔ تو مثال کے طور پہ ایک بزنس مین جب فیکٹری لگانا چاہتا ہے یا ایک کاروباری آدمی اگر دکان کھولنا چاہتا ہے، تو اگر کرپشن نہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے کم قیمت میں اپنا کاروبار اسٹیبلش کر سکے، لیکن جب اس کو رشوت دینی پڑتی ہے، کرپٹ سرکاری ملازمین سے ڈیل کرنا پڑتا ہے، تو پھر اس کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو اس طرح کے کام میں ملوث نہیں ہونا چاہتے، تو وہ پھر بزنس سے بھاگتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ ہم اس گندے کام میں کیوں پڑیں جہاں پہ ہمیں 20-30 مختلف دفتروں کو پیسے دینے پڑیں گے۔ تو وہ سوچتے ہیں کیوں نہ ہم یہاں سے چلے جائیں، ہم کسی دوسرے ملک میں جا کے انویسٹ کر لیں، ہم کوئی اور کام کر لیں جس میں ہمیں ان کرپٹ آفیسر سے ڈیل نہ کرنا پڑے۔ تو مجموعی طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کرپشن سے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بھی بڑھ جاتی ہے، لوگوں کو پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اور کافی سارے لوگ ہیں جو ایک گلٹ کے ساتھ رہتے ہیں کہ ہم یہ کام تو کر رہے ہیں لیکن وہ ذہنی طور پہ مطمئن نہیں ہوتے، ان کو بہت برا محسوس ہوتا ہے کہ وہ پیسے بھی دے رہے ہوتے ہیں، وہ اپنا کام بھی چلا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ذہنی طور پہ مطمئن نہیں ہوتے کہ ہم کس گند میں پڑ گئے ہیں، یہ ہم نے کیا کام شروع کر دیا ہے، ہمیں یہ کیوں کرنا پڑ رہا ہے۔ تو وہ ذہنی طور پہ پریشان رہتے ہیں، کیونکہ سیدھا کام کرنا آسان ہوتا ہے۔ آپ کو ایک ہی بک مینٹین کرنی پڑتی ہے، آپ کو اپنی بکس میں یا آف دا بک جو ہے کوئی گڑبڑ نہیں کرنی پڑتی، تو آپ کا سیدھا کام چلتا ہے اور آپ بہت ساری پریشانیوں سے بچ جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو کرپٹ آفیسر سے ڈیل کرنا پڑے تو پھر آپ کو بہت ساری اکاؤنٹنگ کے سسٹم میں گڑبڑ کرنی پڑتی ہے، اور اس طرح سے ایک پوری چین چلتی ہے۔ ظاہر ہے جب آپ اپنی بکس کو فورج کریں گے تو اس میں پھر آپ آڈٹ والوں کو بھی برائب کریں گے، تو ایک چین بن جاتی ہے۔ وہ صرف وہیں پہ معاملہ ختم نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی ایک افسر کو رشوت دے دی تو بات ختم ہو گئی، بلکہ اس کے بہت سارے مضمرات ہوتے ہیں آپ کی اپنی بک کیپنگ کے لیے، اور اس سے متعلقہ جو دیگر لوگ ہوتے ہیں، بھلے وہ انڈیپینڈنٹ ایجنسیز ہوں یا آپ کے اپنے دفتر کے دیگر لوگ ہوں۔ کرپشن کا ایک بہت بڑا نقصان پبلک ایکسچیکر کو بھی ہوتا ہے، حکومت کو بھی ہوتا ہے۔ تو مثال کے طور پہ ہمارا فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے، اور اگر کرپشن نہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ سال میں 10-12 ہزار بلین روپے اکٹھے کر رہے ہوں، لیکن جب کرپشن ہوتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ وہ ایک بزنس مین سے یا ایک عام آدمی سے ڈیل کرتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ آپ کا ٹیکس 1 کروڑ روپے بنتا ہے، آپ 20 لاکھ مجھے دے دیجئے، 20 لاکھ سرکاری خزانے میں دے دیجئے، تو اس طرح سے ہم سب کا فائدہ ہے۔ تو ان کا فائدہ ہو جاتا ہے، چونکہ جس نے 1 کروڑ دینا ہوتا ہے اس کا کام 40 لاکھ میں ہو جاتا ہے، سرکاری ملازم کو 20 لاکھ مل جاتے ہیں۔ تو نقصان کس کا ہوتا ہے؟ وہ حکومت کا ہوتا ہے، چونکہ ان کا 1 کروڑ روپے کا
और उनको 1 करोड़ रुपए में से 80 लाख मिल रहा, और उनको 1 करोड़ रुपए में से सिर्फ 20 लाख मिल रहा होता है। पब्लिक एक्सचेकर को एक और तरह से भी नुकसान होता है कि जब हुकूमत मिसाल के तौर पे ठेका देती है, एक स्कूल बनवाना है या एक हस्पताल बनवाना है, तो उसकी वो हस्पताल 1 अरब रुपए में बन सकता है, लेकिन जब सरकारी मुलाजमीन करप्ट होते हैं और वो करप्शन करते हैं तो हो सकता है उसकी वो कास्ट बढ़ाकर 1.5 अरब रुपए कर दें, चूँकि बाकी 50 करोड़ रुपए वो अपनी जेबों में डालना चाहते हैं। ज़ाहिर है उसका कुछ हिस्सा ठेकेदार की जेब में जाएगा, कुछ हिस्सा सरकारी मुलाजमों की जेब में जाएगा जो भी उससे डील कर रहे होते हैं। तो होता ये है एक हुकूमत में जब करप्शन, एक मुआशरे में जब करप्शन मौजूद होती है तो एक तरफ हुकूमत टैक्सेस सही तरह से इकट्ठे नहीं कर सकती तो उनके वसाइल महदूद होते हैं, और दूसरी तरफ जब वो खर्चे करती है तो वो ज़रूरत से ज़्यादा खर्चे होते हैं कि एक काम जो 1 करोड़ रुपए में हो सकता है वो 1.5 करोड़ में हो रहा होता है। इस अमल में एक और बड़ा नुकसान भी होता है, वो ये है कि सिस्टम्स ठीक नहीं किए जाते, प्रोसीजर्स बेहतर नहीं बनाए जाते, प्रोटोकॉल्स या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को अपडेट नहीं किया जाता। वो क्यों नहीं किया जाता? चूँकि वो अफसरान जो करप्शन में मुलव्वस होते हैं उनका मफाद होता है कि ये सिस्टम्स कभी भी बेहतर ना हो। चूँकि अगर रूल्स में एम्बिग्विटी है, चूँकि अगर प्रोसीजर्स क्लियर नहीं है, अगर सिस्टम अच्छा नहीं है, तो फिर उसी में उनको मौका मिलता है कि वो करप्शन कर सकें। तो अगर सिस्टम बेहतर हो जाए, अगर प्रोसीजर्स अच्छे हो जाएं, अगर आपके SOPs अच्छे हो जाएं, अगर आपके रूल्स ठीक हों, तो फिर करप्शन करने के मौके कम हो जाते हैं। तो जब आज हम अपने मुल्क के निज़ाम पे देखते हैं तो हमारे यहाँ कवानीन में एम्बिग्विटीज़ मौजूद हैं, हमारे यहाँ रूल्स में अबहाम मौजूद है, हमारे यहाँ कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे SOPs नहीं हैं, हमारे यहाँ काफ़ी सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे क्राइटेरियाज़ नहीं बने हुए, या क्राइटेरियाज़ ऐसे हैं कि जिसमें आप बहुत ज़्यादा डिस्क्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो क्राइटेरियाज़ अच्छे नहीं हैं। तो उसका नतीजा क्या होता है कि वो ऑफिसर जो करप्शन करना चाहता है उसके लिए रूल्स में या लॉ में या प्रोसीजर में गाइडेंस क्लियर नहीं है। जब गाइडेंस वाज़े नहीं है तो वहाँ पे वो अपनी डिस्क्रेशन इस्तेमाल करता है और उसके नतीजे में वो अपनी जेब भरता है। तो यहाँ पे कैच 22 की सिचुएशन है कि वो लोग जिन्होंने रूल्स प्रोसीजर्स को ठीक करना है वो ख़ुद इस तरह की प्रैक्टिसेस में मुलव्वस हैं और उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ये रूल्स और प्रोसीजर्स ठीक हों। हमारे यहाँ पिछले काफ़ी अरसे से हुकूमतों का फोकस वो करप्ट लोगों को पकड़ने पे है, सिस्टम को ठीक करने पे नहीं है। अब उसमें मसला ये है कि करप्ट लोगों को आप पकड़ते चले जाएं, जब तक आप सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे करप्शन का प्रॉब्लम एड्रेस नहीं होगा।